नमस्कार, मानी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। म्यूचुअल फंड में निवेश के ऑप्शंस अब आपके लिए बढ़ने वाले हैं क्योंकि अब आ गया है अपनी तरीके का पहला हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड, जहां इक्विटी के साथ साथ जीसेक में भी निवेश का मौका मिलेगा। यानी एक ही फंड में ग्रोथ और स्थिरता दोनों ही आपको मिलेगी। तो क्या है पैसिव निवेश का ये नया रास्ता जो निवेशकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और किस तरीके के निवेशक यहां लगाएं अपना पैसा, ये सारी बातें जानेंगे हम आज के हमारे शो में। हमारे साथ है एडलवाइस के एमएफ के सीनियर वीपी निरंजन अवस्थी और साथ ही ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और आज हम एक ऐसे फंड की बात करने वाले हैं जो अभी तो एनएफओ है, बाद में फंड बनेगा। लेकिन ये निरंजन, मुझे एक बात बताइए, किस तरीके का ये हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड होगा? क्या कुछ इसमें ऐसी अलग बातें होंगी, क्योंकि पहला है ये अपनी एक तरीके से पूरे के पूरा जो कैटेगरी है ये पहली बार ऐसे लॉन्च होने जा रही है, तो क्या कुछ इसमें अलग होगा जो अब तक नहीं था? नमस्कार स्मिता, और धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने का। पैसिव फंड्स अगर हम बात करें पिछले कई सालों में, स्पेशली पिछले 5-6 सालों में काफ़ी इसमें लोगों का इंटरेस्ट आया है, निवेशकों ने काफ़ी पैसा लगाया। लेकिन आज अगर हम पैसिव फंड्स की बात करें तो ज़्यादातर पैसिव फंड जो है वो प्योर इक्विटी फंड्स या इक्विटी इंडेक्स के ऊपर है। जैसे हम निफ्टी 50, बीएसई, सेंसेक्स, इन इंडाइसेस के ऊपर पैसिव फंड्स आपको मिलेंगे। या दूसरा अगर हम देखें तो डेट इंडेक्स फंड्स या डेट ईटीएफ, जैसे भारत बॉन्ड ईटीएफ है, टारगेट मैच्योरिटी फंड ईटीएफ है, या जीसेक ईटीएफ है। आज तक कोई भी ऐसा पैसिव फंड्स नहीं है जहां पर आपको ये दोनों निवेश एक साथ मिले, जिसमें इक्विटी भी हो और डेट भी हो। ये पहला हाइब्रिड फंड है, हाइब्रिड इंडेक्स फंड है इंडिया में, जहां पर आपको 70% एक्सपोजर इक्विटी में मिलेगा, जो कि लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा, और 30% एक्सपोजर जो है 30% एक्सपोजर आपको जीसेक में मिलेगा। इसको आप कंबाइन करते हैं तो एक आपको हाइब्रिड एक्सपोजर मिलता है, 70% इक्विटी, 30% डेट। तो ऐसा ये पहला ही इंडेक्स है भारत में, क्योंकि इसके रेगुलेशंस 2024 में आए थे, और 2025 में ऐसे दोनों इंडाइसेस क्वालिफाई हो चुके हैं, जिसको मिलाकर हम एक हाइब्रिड इंडेक्स फंड लॉन्च कर सकते हैं। और इसलिए ये एक काफ़ी समय के बाद जो इन्वेस्टर्स की नीड थी उसको उस पर उभरते हुए एक पहला इंडेक्स फंड हमने इंडिया में लॉन्च किया है। अच्छा कॉम्बो, और जैसा कि अपने नाम से ही जस्टिफाई है ये पंकज जी, इसमें आप अगर देखेंगे निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 प्लस 8 से 13 ईयर जीसेक, और 70-30 मतलब कि जो रेशियो है वो भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इससे क्या समझे पंकज जी, कहाँ कहाँ निवेश करेगा इस तरीके के अगर कैटेगरी में अगर आप निवेश करते हैं, तो इसका मतलब आपका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है? स्मिता जी नमस्कार, निरंजन जी नमस्कार। देखिए, अभी निरंजन भाई ने कहा कि ये पहला फंड है और डाइवर्सिफाइड फंड है, बेसिकली जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है। मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। पहली बात तो समझना जरूरी है कि पहले से मार्केट में अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी चॉइस नहीं है कि जहां पर एक ही फंड में आप इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर हाँ, यहां पर कुछ चीजें अलग से हैं, यूनिक हैं। एक तो क्या होता है, जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं जहां पर इक्विटी और डेट होता है, वहां पर इक्विटी में ये फिक्स नहीं होता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कितना है, मिड कैप कैसे है, या वो मिड कैप स्मॉल कैप में करेगा कि नहीं करेगा। वो इक्विटी है, यानी कि मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें एडलवाइज पैसिव हाइब्रिड की, तो यहां पर एक बात तय है कि लार्ज एंड मिड कैप, और वो भी इंडेक्स में, यानी कि एक्टिव नहीं है, जो लार्ज मिड 250 निफ्टी इंडेक्स है उसी के स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करेगा। तो एक तो ये बात अलग हो गई। दूसरी बात, जब हम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करते हैं जो कि एक्टिव फंड्स होते हैं, वहां पर डेट में भी ये तय नहीं होता है कि किस तरह के डेट पेपर्स अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में होंगे, पर यहां पर यह तय है कि वो जीसेक होगा। तो एक बात तो यह यूनिक तो है डेफिनेटली, यहां पर आपको इक्विटी में लार्ज एंड मिड कैप मिलेगा और डेट में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट मिलेगा। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब एक्टिव फंड से अच्छा है या खराब है। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप
किसी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्टिव फंड का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करे और करते भी हैं। पर जब पैसिव फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे सिंप्लिसिटी होती है। आपको पता होता है कि हर समय पर जो अंडरलाइंग असेट्स हैं वो इंडेक्स जैसे ही होंगे, उनका वेटेज भी, उनकी क्वालिटी भी सेम होगी, लेकिन आपके जो रिटर्न्स हैं वो बेंचमार्क से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये बात भी तय है। तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के पास, सिंप्लिसिटी है प्रोडक्ट में, एसेट एलोकेशन है, तो इन्वेस्टर्स को एक और चॉइस के रूप में से देखना चाहिए। आपने सबसे लास्ट वाली लाइन बेहतरीन बोली कि ये एक और तरीके का जाहिर सी बात है आपके पास एक और ऑप्शन हो जाएगा। और हाँ, ये बात भी आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड अगर आप देखें तो वो भी इससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। लेकिन एक चीज़ जो इसको थोड़ा यूनिक बनाती है, जीसेक जो इसमें लिखा भी है एकदम अलग तरीके से कि ये आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसी में इसका निवेश जो है वो होने वाला है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि जो ये कैटेगरी होगी, मुझे बताइएगा निरंजन, जो हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड की आगे भी एक फंड है लेकिन आगे और कैटेगरीज में और सारे फंड्स आएंगे। सो जब इसको लेंगे लोग अपने पोर्टफोलियो में तो उनका जो टैक्सेशन है वो किस तरीके से बनेगा? स्मिता जी, इसका टैक्सेशन इक्विटी ही होगा, क्योंकि जो एसेट एलोकेशन है स्पेशली इस इंडेक्स फंड में 70% आपका इक्विटी में रहेगा और 30% डेट में रहेगा। तो किसी भी समय आपका ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर विल बी मोर देन 65%। तो इसके मुताबिक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है आफ्टर 1 ईयर ये 12.5% रहेगा, और उसके पहले अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो 20% में लगेगा। तो इसका टैक्सेशन लगभग कोई भी दूसरे इक्विटी या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के मुताबिक ही रहेगा। सिंप्लीफाई यहाँ पर ये टैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो भी आपके लिए, क्योंकि आप इससे पहले से भी अवगत हैं एलटीसीजी और एसटीसीजी से। आप पंकज जी मुझे एक बात बताइए, अब आते हैं निवेशकों के ऊपर, तो अगर उनको कोई फंड इस तरीके का ऑफर करे, कोई कैटेगरी ऐसी उन्हें मिल जाए जहाँ पर उनको इक्विटी भी मिले प्लस जीसेक भी मिले, इस दोनों कॉम्बिनेशन का फायदा कैसे पोर्टफोलियो को मिलता है? बिल्कुल, देखिए नए निवेशकों के लिए स्पेशली मैं कहूंगा कि हमेशा हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना सही रहता है। वो इसके लिए क्योंकि नए निवेशक अक्सर देखा जाता है कि बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते हैं, और जब आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ साथ डेट भी हो तो आपको थोड़ा सा जो गिरावट होती है मार्केट में उसका असर कम दिखाई देता है। तो उस हिसाब से जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं मेरे हिसाब से वो बेहतर होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली देखा जाता है कि जब मार्केट में तेजी होती है उस वक्त तो हर इन्वेस्टर बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। इन्वेस्टर हमेशा कहता है कि मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न में भरोसा रखता हूं, पर जब मार्केट गिरता है तो अक्सर निवेशक घबरा जाते हैं और कई बार मतलब लॉस बुक कर लेते हैं और परमानेंट लॉस बुक कर लेते हैं। तो ऐसे में जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस मानी जा सकती है, और नए के लिए नहीं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी हैं उनके लिए भी। अगर पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट्स हो, इक्विटी और डेट दोनों होंगे तो डेफिनेटली ये बेटर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर उससे बड़ी बात मैं को बताता हूं, इस तरह के हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने का एक और भी फायदा होता है। देखिए हमेशा बात करते हैं हम एसेट एलोकेशन की, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि टाइम टाइम पर उसको रीबैलेंस इन्वेस्टर कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब तेजी होती है इक्विटी मार्केट में तो वो इक्विटी में ही इन्वेस्टेड रहते हैं, जब गिरावट होती है तो उस वक्त पर कम निवेश हो जाता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बात करेंगे स्ट्रेटेजिक एलोकेशन की, कि आपने मान के चला है कि एलोकेशन 70-30 होना चाहिए, पर खुद से मेंटेन कर नहीं पाते, क्योंकि जब इक्विटी के रिटर्न ज्यादा होते हैं तो आपका एलोकेशन ज्यादा हो जाता है और रिस्क बढ़ जाता है। यहां पर इस फंड की बात करें जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि एवरी मंथ में आपका रीबैलेंसिंग होगी पोर्टफोलियो की। तो यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका एलोकेशन 70-30 का ही रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा वो 70-30 पर ही मिलेगा, 70% इक्विटी 30% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरी बात एक और भी है, आप खुद करना चाहें तो चले कर भी लेंगे मान लीजिए, पर प्रॉब्लम कहां पर आएगी वहां पर कि टैक्सेशन। जब खुद से आप इक्विटी से एलोकेशन कम करेंगे, स्विच करेंगे यूनिट्स को डेट में, तो या डेट से इक्विटी में करेंगे तो यहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन स्कीम लेवल पे जब फंड हाउस करता है तो इन्वेस्टर के हाथ में इसकी कोई टैक्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है। जब यूनिट्स को आप बेचेंगे, फाइनली जब एग्जिट करेंगे या आप रिडम्पशन करेंगे पार्शियल, उस वक्त पर जो टैक्स बनेगा वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अलग बात है, बट जो रीबैलेंसिंग हो रही है टाइम टाइम पर उसका
जो टैक्स लायबिलिटी है वो इन्वेस्टर के हाथ में नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए कि हम जो हमेशा देखते हैं इमोशंस की वजह से इन्वेस्टर्स गलती करते हैं, यहां पर वो गलती होने के चांसेस कम है और टैक्स की लायबिलिटी भी इन्वेस्टर के हाथ में नहीं आती है रीबैलेंस करने पर। निरंजन, अब आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आपकी तो एएमसी ने इस तरीके का फंड भी लॉन्च करने का अपना एक पूरा प्लान बना ही लिया है। आगे आने वाले दिनों में हम वो फंड को देखेंगे भी। किस तरीके के निवेशक आपके हिसाब से इस फंड के लिए सबसे सूटेबल होंगे? मतलब कौन से ऐसे निवेशक है जिनके लिए ये फंड बिल्कुल सूटेबल होगा, आप चाहेंगे कि हाँ वो अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे पंकज जी ने सही बताया कि जो पहले बार इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, ऐसे निवेशक के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सिंपल ऑप्शन है। आपको इक्विटी में भी एलोकेशन मिलता है और डेट में भी मिलता है, जिसके वजह से अ, अगर आप लंबे समय में देखें, लॉन्ग टर्म में देखें, तो आपको इक्विटी मार्केट के आसपास के रिटर्न मिलते हैं, लेकिन जो वोलेटिलिटी है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो लगभग 2/3 होता है। जस्ट एक डेटा बताना चाहूँगा, अगर हम पिछले 10 साल में देखें, निफ्टी 50 के रिटर्न्स लगभग 13-14% के आसपास है और वोलेटिलिटी जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो 15-16% के आसपास है। अगर इस फंड या इस इंडेक्स को अगर हम देखें पिछले 10 साल में, तो इसका रिटर्न लगभग 14.3% है और वोलेटिलिटी जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो लगभग 9.5% के आसपास है। तो आपको इक्विटी के आसपास के रिटर्न है, लेकिन जो वोलेटिलिटी है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो 2/3 है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे निवेशक जिनको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन भी चाहिए, ऐसे निवेशक के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरे रिटायर्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इक्विटी वाले एलोकेशन वाले जो फंड्स होते हैं, वो उससे दिक्कत हो सकती है और उनको एसडब्ल्यूपी लेना है, तो ऐसे निवेशकों के लिए भी ये एक इंडेक्स फंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। निवेश करें, 2-3 साल के बाद इसमें से एसडब्ल्यूपी निकाल कर जो भी आपका मंथली या क्वार्टरली कैश फ्लो है, वो आप ले सकते हैं। प्लस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी मात्रा में इक्विटी फंड्स में एलोकेशन है, थोड़ा पोर्टफोलियो लेवल पे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जैसे पंकज जी ने बताया कि विदाउट टैक्स इंस्टेंस आपको एक एसेट एलोकेशन का सिंपल प्रोडक्ट मिलता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसे निवेशकों के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन पोर्टफोलियो में बन सकता है। और ये तो हमने ये जान लिया कि किस निवेशक के लिए ये सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन पंकज जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, कोई तो होंगे ऐसे जिनको हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड में निवेश नहीं करना चाहिए या उनके लिए इतना सूटेबल नहीं है ये, ऐसी कैटेगरी भी है निवेशकों की? बिल्कुल, देखिए, हर फंड के लिए आपको देखना होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है, कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, रिस्क एपेटाइट कैसा है। और यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फंड बिल्कुल सेफ है। देखिए, क्योंकि 70% इक्विटी है, तो एक बात तो तय है कि अग्रेसिव है, तो मार्केट में उतार चढ़ाव होगा। उसका असर एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले कम होगा, क्योंकि प्योर इक्विटी में अगर आपका 100% या 95% इक्विटी है, यहां पर आपका 70% इक्विटी है। तो इसके लिए बात समझना चाहिए कि उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी। 30% जो डेट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अब ये ना समझें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क नहीं है, क्रेडिट रिस्क नहीं होगा, मतलब डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, पर इंटरेस्ट रेट रिस्क यहां पर रहेगा। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट में बदलाव जब होंगे, उसका असर आपको आपके रिटर्न्स पर देखने को मिलेगा, तो वो भी एक चीज होगी। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स अगर ये चाहते हैं कि उन्हें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है मार्केट के उतार चढ़ाव का, तो ऐसे में डेट फंड्स, जो प्योर डेट फंड्स हैं, चाहे शायद वो अच्छे होंगे। पर क्योंकि आप चाहते हैं रिटर्न्स भी अर्न करना साथ में, सिर्फ आपको ये नहीं चाहिए कि भाई रिटर्न्स मुझे ना मिले पर चलेगा, लेकिन मेरा पैसा सिर्फ सेव रहे, तो ऐसे में तो फिक्स डिपॉजिट भी आपके पास चॉइस होती है। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स इस उम्मीद के साथ कि मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना यहां पर रहेगी, प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले कम रहेगी, और आपका जो होराइजन है, मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो लंबी अवधि की है, मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है, और जिस पर इंटरेस्ट रेट चेंज का फर्क ज्यादा दिखाई देगा। और क्योंकि यहां पर लार्ज और मिड कैप है, मिड कैप भी है, तो यहां पर वोलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपका जो होराइजन है, मेरे हिसाब से कम 3
3 साल तो होना ही चाहिए, पर अगर 5 साल का हो, उससे ज्यादा हो तो और भी बेहतर होगा। तो ऐसे निवेशक जो मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं, कम से कम 3 साल या उससे अधिक समय का उनका होराइजन है, उन्हें इसमें निवेश करना चाहिए। जो बिल्कुल ये समझते हैं कि नहीं भाई मुझे सेफ चाहिए बिल्कुल, तो म्यूचुअल फंड कोई भी हो वहां पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क उन्हें माना ही जाता है। तो ये बात समझनी चाहिए, और यहां पर स्पेशली क्योंकि 70% इक्विटी है, तो इसके लिए ये रिस्क आपके सामने दिखाई देगा। बिल्कुल। अब अगर ये सब सुन के अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या जो मौजूदा हाइब्रिड फंड है उनकी ये जगह लेगा, तो वो भी हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड क्या है, किस तरीके के निवेशकों के लिए है, किस तरीके के निवेशकों के लिए नहीं है, निवेश की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है, ये तो हमने सब कुछ समझ लिया। लेकिन अब जानते हैं कि क्या ये जो मौजूदा हाइब्रिड फंड है उसकी जगह ले सकता है, और क्यों ये आपको अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए शामिल। इस शो में हमारे साथ लगातार निरंजन अवस्थी और साथ ही पंकज मटवाल बने हुए हैं। अब निरंजन, सीधा सवाल मेरा आपसे है, मैं आपकी निवेशक हूं और आप हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड लेने के लिए मुझे कैसे कन्विंस करेंगे, क्यों लेना चाहिए, ये मुझे अपने पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करना चाहिए? स्मिता जी, सबसे पहले पंकज जी ने जैसे बताया, अगर आप ऐसे निवेशक हैं जहां पर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन वोलेटिलिटी नॉर्मल इक्विटी या 100% इक्विटी एलोकेशन वाले फंड से आपको अगर वोलेटिलिटी कम चाहिए, तो ये फंड आपके लिए है। और अगर आपको 3 से 5 साल की अवधि से ज़्यादा निवेश करना है, तो ये फंड आपके लिए है। अभी इस फंड को अगर आप देखें, क्योंकि ये पैसिव है, एलोकेशन जो है वो फिक्स है, 70% इक्विटी, जिसमें 50% लार्ज कैप है, 50% मिड कैप है। तो आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और ग्रोथ, और मिड कैप की जो अल्फा ओवर लार्ज कैप है, वो आपको मिलती है। और दूसरे तरफ जो 30% है, यहाँ पर आपको जीसेक में एक्सपोजर मिलता है, जहाँ पर क्रेडिट रिस्क कम है। हालांकि इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं। इसका एक कॉम्बिनेशन, और ये जो एसेट एलोकेशन है हर महीने रीसेट होने वाला है, जिससे आपका एवरेज एलोकेशन हमेशा 70 और 30% के बीच में होगा, बिटवीन इक्विटी एंड डेट। ये आपको एक काफ़ी सिंपल ऑप्शन एसेट एलोकेशन का देता है। इसके थ्रू आप आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम कर कर रिटर्न एवरेज के आसपास रख सकते हैं। अगर आपको एसडब्ल्यू भी चाहिए, उसके लिए आप रख सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा फंड चाहिए जहां पर इक्विटी मार्केट में आपको एक्सपोजर लेना है विथ लोअर वोलेटिलिटी, तो ये फंड आपके लिए है। और पैसिव है तो कॉस्ट लो होंगी वर्सेस मे बी सम एक्टिव फंड्स, और इसीलिए आपको इसमें निवेश करना चाहिए, या आप एक आपका चॉइस इसमें आप रख सकते हैं। ओके। एंड लास्टली पंकज जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड अगर इसको अगर हम देखते हैं, तो जो ट्रेडिशनल अब तक हाइब्रिड फंड चले आ रहे थे, क्या ये उनकी जगह ले लेगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे एक दूसरे को, क्या होगा आगे? बिल्कुल जगह नहीं लेगा, ये कॉम्प्लीमेंट ही करेगा, क्योंकि किसी भी निवेशक के लिए एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। जहां एक्टिव फंड में उम्मीद की जाती है कि वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन वहां पर जोखिम ज्यादा भी हो सकता है। कई बार जिस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, और वहां पर रिस्क बढ़ भी सकता है। पर जब बात की जाती है इंडेक्स फंड की, तो रिटर्न्स जो होंगे वो इंडेक्स के आसपास ही होंगे। तो सिंप्लिसिटी है। तो यदि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में दोनों ही चीजें होंगी, यानी कि आपने अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी लिया हुआ है, या उदाहरण के तौर पर बैलेंस एडवांटेज फंड लिया हुआ है, जिसके जरिए आपको इक्विटी और डेट दोनों का एलोकेशन मिल रहा है, और साथ में आपने एक पैसिव हाइब्रिड भी लिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसके लिए ये नहीं कह सकते हैं कि अब क्योंकि एडलवाइज ने लॉन्च किया है पैसिव हाइब्रिड फंड, तो अब एडलवाइज की बात करें, उनके पास अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी है, बैलेंस एडवांटेज फंड भी है। तो ऐसा नहीं कि वो फंड नहीं चलेंगे, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में दोनों तरह के फंड्स को शामिल करना चाहिए। और साथ साथ इसके अलावा मैं कहता हूं कि बाकी जो फ्लेक्सी कैप हैं, बाकी आपके पास में स्मॉल कैप, मिड कैप, वो भी होंगे, पर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये अच्छी चॉइस है इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करने के लिए।
पूरा का पूरा जो हमने ये हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड है, इसका पूरा फंडा बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, और किसी भी मुझे लगता है निवेशक के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ये जानने के लिए कि उसको अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐसे फंड्स आगे और आते हैं मार्केट में तो उसको शामिल करना क्यों चाहिए, और साथ ही ये कि एक ऑप्शन उनके लिए कैसे नया अब क्रिएट हो गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। इसी के साथ थैंक यू सो मच निरंजन हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।